हेलो बच्चों, हमने इकोनॉमिक्स की सेकेंड चैप्टर की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स में क्या क्या दिया गया है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स? मतलब जब हम पीपल को एज अ रिसोर्स लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो वर्किंग पॉपुलेशन जो कि इकोनॉमी में अपना योगदान दे रही है, जो भी पॉपुलेशन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है वही एज अ रिसोर्स काउंट होती है। अगेन, ये वो पॉपुलेशन है जो कि प्रोडक्टिव होती है, जिसकी वजह से जीडीपी में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कोई भी ह्यूमन बीइंग रिसोर्स तभी हो सकता है जब उसको प्रॉपर लेवल ऑफ एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, स्किल्स मिल पाए और उसका प्रॉपर हेल्थ का ध्यान दिया जाए। हर तरह के रिसोर्स की तरह ह्यूमन रिसोर्स को भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। साथ ही पॉपुलेशन एक एसेट है या लाइबिलिटी? ये देख लीजिए, आंसर्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे। कोई भी पॉपुलेशन एसेट है या लाइबिलिटी, ये इस बात से तय होता है कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्टिव है या नहीं है। अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो वो लाइबिलिटी में चला जाएगा, और अगर वो प्रोडक्टिव है तो वो एसेट में चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल? सिंपल सी बात है कि जो भी, चाहे वो आपकी फिजिकल कैपिटल हो या लैंड हो, दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रिसोर्स तब तक नहीं है जब तक ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता उसे यूटिलाइज करने के लिए। लैंड की क्या वैल्यू है? अगर जमीन की बात की जाए तो जमीन तो अंटार्कटिका में भी है, जमीन अलास्का में भी है, जमीन किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में भी है। किसी भी जमीन की, लैंड की, पीस ऑफ लैंड की वैल्यू तभी है जब उसको यूटिलाइज करने के लिए कोई ह्यूमन बीइंग अवेलेबल है, या फिर कोई ह्यूमन उसे एज अ रिसोर्स कन्वर्ट कर रहा है और डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर रहा है। तो किसी भी फिजिकल एसेट की, मतलब जो भी फिजिकल आपका रिसोर्स है, उसकी वैल्यू तभी है जब ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन ही वो है जो उस रिसोर्स को एक एसेट में कन्वर्ट करेगा, जो भी आपका फिजिकल रिसोर्स है। साथ ही ह्यूमन इन्हीं फिजिकल रिसोर्सेस को एज अ आउटपुट यूज करता है एसेट में कन्वर्ट करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशन और स्किल्स के थ्रू बेटर बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है या इनहेंस किया जा सकता है। लैंड और फिजिकल कैपिटल को ह्यूमन रिसोर्स की तरह इनोवेट या क्रिएट नहीं किया जा सकता। उसका रीजन ये है कि अगर लैंड लिमिटेड है तो आप उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर लैंड लिमिटेड है तो आप उसको कैसे बढ़ाएंगे? उस लैंड का बेटर या ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं, लेकिन उसको आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप उसका साइज बढ़ा दें। जबकि ह्यूमन रिसोर्स में आपके पास इस बात की पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसे इनोवेट करें, उसमें नई चीजों को इंक्लूड करें, नए स्किल्स सीखें और ज्यादा से ज्यादा आप ग्रोथ या डेवलप कर पाएं। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सीधी सी बात है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो अपना खाली दिमाग लेकर के पैदा होता है, एक खाली स्लेट जैसा दिमाग, ये दार्शनिक ने भी कहा है। अगेन, तो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कोई व्यक्ति तो एजुकेशन और स्किल को जब गैदर कर लेता है, तब वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट होता है। बिना एजुकेशन के आप अपना काम कैसे करेंगे? एजुकेशन है, उसी के थ्रू आपको पैसा मिलेगा।
तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बाकी चीजें आप कैसे करेंगे? तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। बहुत ऐसी फ्यू एम्प्लॉयमेंट हैं जो बिना एजुकेशन के आपको मिलेंगी, लेकिन उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ लेबर, जो भी आप लेबर देंगे इनपुट में, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब है कि एजुकेशन आपको स्किल्स देती है, आपको प्रोडक्टिव इंडिविजुअल में कन्वर्ट करने का काम करती है। साथ ही आपको इससे मौका मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, जिससे कि अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे बेटर बनाया जा सके। इसके अलावा लोग इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए केपेबल हो जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मतलब है जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं या नए काम हो रहे हैं, वो एजुकेशन की वजह से ही सक्षम हो पाए हैं। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो वो किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे। साथ ही जब एजुकेशन लोगों को मिलती है तो वो इन इक्वालिटी को कम करने का काम करती है। जैसे अगर एक व्यक्ति गरीब घर से है, एक व्यक्ति अच्छे घर से है, लेकिन दोनों ने एजुकेशन ली, दोनों ने मेहनत करके एक अच्छे स्कूल में दाखिला लिया, इस डिस्पैरिटी और इनकम इन इक्वालिटी के बावजूद भी दोनों ने प्रॉपर एजुकेशन ली, तो इसीलिए वो एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाए। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को कम करने का काम भी करता है। साथ ही ये इकोनॉमी को ओवरऑल डेवलप करने का भी काम करता है। What is the role of health in human capital formation? तो हेल्थ की क्या भूमिका है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था ये नहीं चाहेगी कि वो किसी बीमार व्यक्ति को अपनी संस्था में काम दे। उसका सिंपल सा सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर वो काम देती है तो वो व्यक्ति आधे समय बीमार रहेगा, ज्यादा से ज्यादा छुट्टियों की मांग करेगा, और अगर हेल्थ की जो इंश्योरेंस कवर करती होगी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा रीइंबर्समेंट का प्रेशर आएगा। तो अगर आप हेल्दी हैं तो सिंपल सी बात है कि आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कंपनी का बेनिफिट होगा। तो ऐसे में कंपनी चाहेगी कि आप स्वस्थ हो, जिससे आप ज्यादा काम कर सकें। तो सीधी बात है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हेल्थ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ? वही सेम आंसर आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाएगी, उसके बिना प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। आपको अपने जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें रेगुलर रहने के लिए भी जरूरत होगी। साथ ही अगर आप हेल्दी हैं तो सीधी सी बात है कि आप किसी भी नए काम को अच्छे से सीख लेंगे और उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। What are the various activities undertaken in the primary, secondary and tertiary sectors? अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसीलिए मैं बोर्ड से साइड हट जाता हूं। तो जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स की बात हो रही है तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग। तो जितनी भी चीजें हमको एज अ नेचुरल रिसोर्स प्रकृति से मिलती है वो सब की सब किस में आती है? हमारे प्राइमरी सेक्टर में आती है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सब कुछ, एनिमल हस्बेंड्री। अगेन सेकेंडरी सेक्टर्स का मतलब है जो भी चीज हमको प्राइमरी से और बाकी जगह से जो भी नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं उनकी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो सेकेंडरी रिसोर्स में आता है। टर्शियरी सेक्टर को कहते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड एजुकेशन। जो भी आपकी सर्विस सेक्टर है वो सारी की सारी आपकी किस में आती है? वो आपकी टर्शियरी सेक्टर्स में आती है। अब ये जो तीनों ऊपर की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। किसी भी एक सेक्टर का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये आपस में संयुक्त रूप से ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज?
इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सीधा सा मतलब है कि जो भी मार्केट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके बदले पेमेंट ले रहे हैं, मार्केट की जो प्रोसेस है उसका पार्ट है, तो वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सब चीजें आएंगी जो कि आप कर रहे हैं या तो अपने कंजम्पशन के लिए या अपने शौक के लिए। मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई व्यक्ति सिंगिंग केवल अपने लिए कर रहा है, बाथरूम सिंगर है, तो वो क्या होगा, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। लेकिन अगर वही जो सिंगिंग है वो आप इस तरह से करते हैं कि पब्लिक के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे उसके बदले आप भुगतान लेंगे या पेमेंट अपनी लेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। अगेन अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर विमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। अभी हमने पहले भी देखा था कि जब ऐसी सिचुएशन होती है एम्प्लॉयमेंट में कि एक एजुकेटेड व्यक्ति अनएम्प्लॉयड रह जाता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उन लोगों को शिक्षा क्यों दी जाए जो लोग निचले तबके से हैं या महिला हैं। उनका मानना है कि डायरेक्टली प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व हो। तो जब भी इस तरह की बात आती है कि विमेन लो पेड वर्क में हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन और स्किल्स लोअर लेवल की है। जब आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपके पास स्किल्स अच्छी नहीं है, तो फिर आप अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब भी बात होती है इस तरह की कि एजुकेशन की बात होती है, तो अगर एक ही घर में बॉय है और बॉय चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, तो जो लड़का है उसको अच्छे स्कूल में भेजा जाता है, कॉन्वेंट में भेजा जाता है, जबकि लड़की को किसी घर के आसपास के हिंदी माध्यम विद्यालय में दाखिला दिला दिया जाता है। इसका मूल मकसद इतना है कि लड़की है, दूर जाएगी तो सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, हमारे पास ही रहे, और इसकी शिक्षा की कोई कीमत नहीं है। एक वक्त के बाद इसको हम पैसा इकट्ठा करके किसी को दहेज दान दक्षिणा जो भी है दे करके शादी करके फुर्सत हो जाएंगे। तो जो ये माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं लड़कियों को एजुकेशन लेने से रोकता है, मतलब फैमिलीज एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से आगे जाकर के अच्छी जॉब नहीं मिलती है। दूसरा, ज्यादातर जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप मजबूरी में काम कर रहे होते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने लगती है कि जो भी सोशल सिक्योरिटी है, सोशल कंसर्न्स हैं, वो आपको नहीं मिलते, और उसकी वजह से भी आपकी जो पेमेंट है वो कम रह जाती है। अगेन सोशल नॉर्म्स हैं और डिस्क्रिमिनेशन है। अगर एक फीमेल है और उसने एजुकेशन गैदर भी कर लिया तो उसे अपने आसपास से ज्यादा दूर जाने नहीं दिया जाता काम करने के लिए भी। हो सकता है उसी स्किल्स में अगर आप किसी अच्छे शहर में हैं तो आपको अच्छी इनकम मिले, लेकिन उसी स्किल्स में अगर आप सेम शहर में हैं तो वहां पर आपको इनकम कम मिलेगी और ऐसे में प्रॉब्लम होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज में जब एम्प्लॉयज काम करते हैं तो जो बॉस हैं वो मेल मेंबर्स को ज्यादा पेमेंट करते हैं, विमेन को कम करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ड्यू टू बायोलॉजिकल कॉजेज विमेन महीने में कुछ कम दिन भी काम कर पाती हैं, उसको लेकर के भी कुछ इश्यूज जनरेट होते हैं। साथ ही घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी भी, जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी किस पे होती है, फीमेल पे होती है। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स होती हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहां पर व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे उचित दर पर काम नहीं मिलता है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर। अगर लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो इसका मतलब है कि एक देश अपने सभी नागरिकों को सही जगह काम पर नहीं लगा पा रहा है। अगर सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो इकोनॉमी अपने आप बूस्ट होगी। वो तभी पॉसिबल है
जब हम ऐसी कंपनीज क्रिएट करें, एमएनसीज क्रिएट करें, सिचुएशंस क्रिएट करें जो लोग एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर है। इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, साथ में सोशल प्रॉब्लम या कियोस भी जनरेट होता है। ये एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों को बराबर तौर पर प्रभावित करने का काम करती है। जब यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है तो ये नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, हर चीज को प्रभावित करने का काम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर साल भर में कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही किसी व्यक्ति के पास काम उपलब्ध रहेगा। अमूमन एग्रीकल्चर सेक्टर में ये देखने को मिलता है कि जब मॉनसून का सीजन होता है तो मॉनसून के सीजन में लोग लगातार व्यस्त रहते हैं। उस व्यस्तता के बीच उन्हें अपना जो भी है उस समय उन्हें टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर वो 3-4 महीने क्रॉस हो गए तो साल के 8 या 9 महीने उनके पास किसी भी तरह का काम नहीं होता है। अगेन मान लीजिए कोई आइसक्रीम सेलर है, उसकी फैक्ट्री ही है बर्फ की, तो जो आइसक्रीम सेल करने का काम है वो केवल गर्मियों में है, ठंडी में वो व्यक्ति क्या करेगा? तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो जाता है कि कहीं पर एक जमीन है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों के काम करने से 1 क्विंटल का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बदले अब वहां पर 7 लोग काम कर रहे हैं, तब भी 1 क्विंटल का ही प्रोडक्शन है। तो जब एक जमीन पर 7 लोग काम कर रहे हैं और उसमें 5 लोगों वाला ही प्रोडक्शन मिल रहा है, तो जो 2 लोग काम कर रहे हैं वो क्या है? छिपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके काम करने से किसी भी तरह का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्लास में डिटेल से बताया गया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अ पेक्युलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? जब भी एजुकेटेड लोगों के अनएम्प्लॉयड रह जाने की बात है तो ये लास्ट क्लास में देखिएगा, मैंने डिटेल में बताया है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगेन पढ़े लिखे लोगों के बेरोजगार रह जाने का मतलब ये है कि जिस तरह का काम वो करना चाह रहे हैं उस तरह के काम बाजार में उपलब्ध नहीं है, और शिक्षित होने की वजह से वो अपने स्तर से नीचे का काम नहीं करना चाहते। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ठेला नहीं लगाना चाहेगा, ड्यू टू सम रीजंस, वहां पैसा ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मोमोज की दुकान लगाने को राजी नहीं होगा, क्योंकि उसका मानना है कि उसने पढ़ा लिखा, मेहनत किया, खुद को एक रिसोर्स बनाया, तो ऐसे में वो ऐसा काम करने से बचेगा। तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी एम्प्लॉयमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन आपके स्किल्स से मैच करता हुआ एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल रहा है। आपको छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट आपके आसपास अवेलेबल हैं, लेकिन जो आपका स्किल है, जो आपका माइंडसेट है, वो आपको अवेलेबल नहीं करा रहा है। साथ ही जो भी गैप है वो आपकी एजुकेशन को लेकर के और मार्केट को लेकर के है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से नहीं बनी है कि मार्केट की डिमांड को फुलफिल करती हो, वो इस तरह से बनी हुई है कि वो बस कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद उसे मार्केट डिमांड से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसके अलावा जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है, पढ़ाई के दौरान ही स्किल सीखना और अदर ट्रेनिंग लेना जरूरी है, जो कि अभी वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप ये वाली डिग्री ले लीजिए, डिग्री लेने के बाद भले ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लॉ जैसी डिग्री ले रहे हैं और आपके पास डायरेक्टली कोर्ट रूम लाइव एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो वो डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, वो एक तरह से बेकार ही जाएगा। अगेन इसकी वजह से जो यूथ पॉपुलेशन है उसमें काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? एग्रीकल्चर को दो तरह से देखा जा सकता है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वैसे ही हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर दें और कम से कम लोगों को वहां रखें और मशीनों के माध्यम से खेती संभालें। दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर में हम इनोवेशन करें, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के बात चल रही है, अलग अलग तरह की फार्मिंग हम सीखें, उसके साइंटिफिक मेथड्स को समझें, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखें और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को इस काम में हम लगाएं, तो ये भी हो सकता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वहां पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो अपने आप अल्टीमेटली जॉब वहां पर क्रिएट होंगे। सर्विस सेक्टर में R&D को जोड़ा जाए कि सर्विस सेक्टर को हम बेटर और कैसे बना सकते हैं। धीरे धीरे IT की वजह से जो भी हमारा टेक है इसकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही हम स्टार्टअप कल्चर को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ें और अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार देने का काम करें। इसके बाद है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू मिटिगेट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस सवाल में पूछ रहा है कि जो लोग एजुकेटेड हैं और अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली जरूरत है एजुकेशन सेक्टर के रिफॉर्म की। अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाएं जो कि मार्केट ड्रिवन हो, जो मार्केट की जो इकोनॉमी की नीड्स है वो एजुकेशन फुलफिल करे। जब तक ये गैप बना हुआ है, इन दोनों गैप के बीच में ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ से आपने एजुकेशन बच्चे की फुलफिल करा दी, यहाँ मार्केट डिमांड्स खड़ी हैं, बीच का गैप फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है और बच्चा इन दोनों के बीच में खत्म हो जा रहा है। अगर ये इस ढंग से बनाया जाए कि मार्केट की डिमांड यहाँ है और एजुकेशन आपकी यहाँ तक जा रही है, तो आपका किसी तरह का गैपिंग नहीं आएगा। अब ये गैपिंग ना आने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग योर एनी काइंड ऑफ एजुकेशन और व्हेनेवर यू आर परस्यूइंग एनी काइंड ऑफ डिग्री, आपको ये सिखा दिया जाए कि किस तरह के पर्टिकुलर स्किल्स की आपको जरूरत है और भविष्य में किन चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। अगर ये चीजें आपको अच्छे से सिखा दी जाएं तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी समस्या कम हो पाएगी। स्किल बेस्ड करिकुलम की जरूरत है। किसी भी डिग्री को परस्यू करते समय वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम लोग एनएसएस में थे, एनएसएस और एनसीसी के बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें करने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर उसी को हम प्रशासन के साथ जोड़ दें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ दें या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जोड़ दें, तो पॉसिबिलिटी है कि हम बहुत कुछ कर पाएंगे। किसी भी काम को करवाने के लिए सरकार के पास बजट की जरूरत होती है या बजट एलोकेटेड होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप पैसे को हटा दीजिए। सरकार किसी भी योजना को सही से क्रियान्वित करना चाहती है तो देश के युवा इतनी भारी मात्रा में हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं और किसी भी काम को ईमानदारी और निष्पक्षता से पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अगर हम उनका प्रयोग करें, चाहे किसी तरह का सर्वे कराना हो, किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन कराना हो, या हमको चाहे वो जनगणना ही क्यों ना कराना हो, तो ये सारे काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने युवा वर्ग से करा सकते हैं। इसकी वजह से युवा वर्ग को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जब बच्चा पढ़ लिख के निकलता है तो वो एक कोरा कागज होता है, उसके पास एक्सपीरियंस के नाम पर कुछ भी नहीं होता। कैसे वो डील करेगा सोसाइटी से उसे नहीं पता होता है। अगेन, जो भी यूथ हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, जिससे कि वो अपने खुद के स्टार्टअप खोल पाएं और चीजों को ढंग से समझ पाएं। और इस तरह के कोर्सेज को प्रमोट करना जो कि जॉब ओरिएंटेड हों। ऐसे कोर्सेज को पढ़ने का क्या मतलब है कि अगर आपने 10 साल हिस्ट्री पढ़ लिया और आप केवल हिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं और आगे जॉब्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बार वापस से पूरे एजुकेशन सिस्टम के पैटर्न को समझना पड़ेगा। एनीवेज,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम एनी विलेज दैट क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आप यहाँ पर कहीं पर किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो लास्ट में हमने एक विलेज की कहानी पढ़ी थी, उस कहानी से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। उसमें कुल मिला के सिर्फ इतना ही है कि एक विलेज जब चेंज होता है तो कैसे वहां पर नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। Which capital would you consider the best land, labor, physical capital and human capital? अगेन वही पहले क्वेश्चन जैसी सीन है कि आप फिजिकल कैपिटल को बेटर कैसे मान सकते हैं। फिजिकल कैपिटल की अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जब ह्यूमन है और उसे यूटिलाइज कर रहा है तभी आपका जो फिजिकल कैपिटल या लैंड है उसको हम एक एसेट के तौर पर मानेंगे। तो सबसे जो बेस्ट है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि आप उसे इनोवेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, नए स्किल्स सिखा सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है ये कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।